हेलो एवरीवन, मैं अशोक भूकर, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर आप सबका इस सीएलसी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने एक मिशन छेड़ रखा है नीट 2013 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का। आज हमारे पास में फिजिक्स का टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैं आपको बेटा बता दे चलता हूं कि 2013 से लेकर 2024 तक अभी तक टोटल 28 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं। थोड़ा सा बेसिकली मैं आपको और आइडिया भी देता चलता हूं इस टॉपिक के बारे में कि अगर इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको करने हैं तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो थोड़ा सा आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकायदा इस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं नो डाउट वो काफी इजी टाइप के क्वेश्चंस रहे हैं। हम सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे इजीली। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास में कि जब किसी कमरे में एक प्रोटॉन को विरामावस्था में मुक्त किया जाता है तो यह प्रारंभिक त्वरण a नोड से पश्चिम दिशा की ओर गति करता है। यदि इसे v नोट वेग से उत्तर दिशा की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो यह प्रारंभिक त्वरण 3a नोड से पश्चिम दिशा की ओर चलता है। इस कमरे में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के मान ज्ञात कर। तो बेटा बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, मैं एक बार इंग्लिश में भी इसको रीड कर देता हूं कि एक प्रोटॉन है जिसको रिलीज किया है रेस से, किसमें रूम में। इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन a नोट टुवर्ड्स वेस्ट। When it is projected towards north with a speed v naught, it moves with an initial acceleration 3a naught towards the west. The electric and the magnetic fields in the room are. देखो बेटा सबसे पहले मैं पहले पॉइंट की बात करता हूं कि अगर रेस से रिलीज किया है और ये चल रहा है, कहां से? रेस से इसको रिलीज किया विरामावस्था से, फिर भी ये चल रहा है, इसका मतलब हमें पता है कि रेस चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाता। तो कौन लगाएगा? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड रेस चार्ज पर फोर्स लगाता है, इसका मतलब पहले केस में मेरे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगा रहा है। कितना लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड? कहां चल रहा है ये बेटा? वेस्ट में चल रहा है, तो मैं डायरेक्शन डिसाइड कर लेता हूं ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। पहले केस में कहां चला, कितने एक्सेलरेशन से? ए नोट से। किसकी वजह से चल रहा है? कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रिक लग रहा है। इलेक्ट्रिक कितना होता है? क्यू ई। क्यू कौन है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज आवेश ई होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कह दूं ई। एफ को क्या लिख सकता हूं? एम ए नोट। एक्सेलरेशन कितना है? ए नोट। तो एम नोट इज इक्वल्स टू ई ई। तो बेटा ई कितना आ गया मेरे पास में? एम ए नोट अपॉन ई। और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो ये वेस्ट में जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? विद्युत क्षेत्र वेस्ट पश्चिम में ही होगा। तो पहला मुझे मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड मुझे मिला एम ए नोट अपॉन ई, और इसकी डायरेक्शन होगी वेस्ट बोले तो पश्चिम। ठीक है सर। तो देखो ये दो ऑप्शन तो मेरे पास में ईस्ट वाले तो वैसे ही खत्म हो चुके हैं, मेरे पास में ऑप्शन 3 और 4 है, वो आंसर उनमें से एक होना है। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। इसे v नोट वेग से उत्तर दिशा में प्रक्षेपित किया गया। सेकंड केस, इसको v नोट से कहां किया गया? उत्तर में, नॉर्थ में। यह प्रारंभिक त्वरण 3a नोट से पश्चिम दिशा की ओर चलता है। इसका त्वरण किस साइड में है? 3a नोट पश्चिम में बोले तो वेस्ट में है। अब ये मूविंग चार्ज है, गतिशील आवेश है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा और मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। कितना लगाएगा सर? F इज इक्वल्स टू एफ ई प्लस एफ एम। क्लियर? दोनों लगेंगे, इलेक्ट्रिक भी लगेगा और मैग्नेटिक भी लगेगा। तो नेट फोर्स एफ ई, एफ ई कितना है बेटा मेरे पास में? क्यू ई। एफ ई कितना है? क्यू ई। तो इसको लिख दिया मैंने ई ई प्लस ये कितना लगेगा? ई वी बी साइन थीटा। और थीटा किस किस के बीच का एंगल है? सर थीटा तो v और b के बीच का एंगल है। v कहां पर है? ऊपर, नॉर्थ में। बेटा ऐसे ही तो है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो v कहां पर है? ऊपर की ओर।
अब आपका फोर्स किधर है बेटा? बेटा फोर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास में F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ये तो होता है आपके पास में। तो F की डायरेक्शन किधर होगी? V क्रॉस B की डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब F V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा दोनों के, ठीक है। F किधर है इसका? पश्चिम की साइड में, भाई 3A नोट से चल रहा है ना ये, तो नेट फोर्स किधर है इस पर? परिणामी बल कहां पर है? वेस्ट की तरफ। तो V ऐसे, B कहां पर हो कि ये थंब इधर आ जाए, तो B होगा अंदर की ओर, माइनस के। कहां पर होगा? देखो V क्रॉस B करो, V क्रॉस B, तो इस साइड में है, तो V कहां पर होगा? अंदर होगा। तो थीटा कितना है मेरे पास में? 90, ठीक है। इस F को क्या लिख सकता हूं मैं? M नेट फोर्स को, एक्सेलरेशन कितना है? 3A नोट, तो 3A नोट। इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? ई की जगह क्या लिख सकता हूं? MA नोट प्लस ई वी नॉट बी, और थीटा 90 ही। 3 MA नोट में से MA नोट को माइनस करो, कितना बचा? 2 MA नोट। तो बेटा बी मेरे पास में आ गया 2 MA नोट अपॉन EV नोट, और डायरेक्शन अंदर की ओर, माइनस के कैप बोले तो डाउन। तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है मेरे पास में बेटा? ये रहा फोर्थ वाला ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट में और मैग्नेटिक फील्ड डाउन, माइनस के। क्लियर? तो ये हुआ हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर बेटा? नेक्स्ट हम आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है कि दो एक जैसे चालक कंडक्टिंग वायर AOB एंड COD एक दूसरे के ऊपर आपस में लंबवत रखे गए हैं, ठीक है, और पॉइंट जो O है एक दूसरे को काटते हैं। इनमें क्रमशः I1 और I2 करंट्स, धाराएं प्रवाहित हो रही है। बिंदु O से D दूरी पर दोनों तारों के तल के लंबवत दिशा के अनुदिश स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। देखिए कुछ सीन ऐसा है बेटा हमारे पास में कि मेरे पास में ये वायर है, इसको मैंने बोल दिया AOB, ठीक है, और ये दूसरा वायर है जिसको मैं बोल रहा हूं COD। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हैं, इनसे यहां D डिस्टेंस पर ऐसे है, दोनों से लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो बिल्कुल इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे बोल दूं मैं इसको AOB, और ये इसके ऊपर है COD। यहां मैं कह दूं I1 और इसमें कह दूं मैं I2। क्लियर? इससे ऊपर D डिस्टेंस पे, इससे ऊपर D डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, यहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। आइए बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फर्स्ट वायर की वजह से, सुनना ध्यान से ना, ये जो वायर है, एक वायर ऐसे है और एक वायर ऐसे है। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? यहां पर ऊपर म्यू नॉट I1 2 पाई D, तो B1 बोल दूं मैं, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D। ऐसे मैं B2 भी बोल सकता हूं, B2 भी कितना होगा? म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D। इस वायर की वजह से कितना होगा? यहां पर म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D। डायरेक्शन देखिए आप मैग्नेटिक फील्ड की, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो मैं राइट हैंड थंब रूल से देखता हूं उसकी डायरेक्शन। तो फर्स्ट वायर में मैं करंट ऐसे बोल रहा हूं, फर्स्ट वायर ऐसा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा? इस पॉइंट पर, इस साइड में, इधर आया, ठीक है। और इसकी वजह से होगा इधर। तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। एंगल कितना बना? 90 बना, दोनों परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। तो B1 और B2 दोनों परपेंडिकुलर है, एंगल 90 है। तो मैं आप नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करूंगा? B नेट यह आएगा अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। तो एक काम कर ले, हम इसको ऐसे लिख दें, हम B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। क्लियर? तो बेटा मैं B नेट, देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई D तो आ जाएगा बाहर, और अंदर कौन होगा? I1 का अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। तो I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर का रूट, रूट बोले तो पावर 1/2। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा मेरे पास में? ये रहा फोर्थ वाला, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई D अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 2015 नीट का क्वेश्चन है कि एक तुम्हें वायर दे रखा है
ठीक है। इस डायग्राम में क्या कहता है कि आई करंट फ्लो हो रही है, तार के रेखीय भाग बहुत लंबे हैं और एक्स एक्स के समांतर है। लंबे है मतलब मैं इसको लॉन्ग है तो इनफाइनाइट बोलूंगा। तार का अर्धवर्ताकार भाग वाई जेड समतल में है और इस भाग की त्रिज्या आर है, तो बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र है। बिल्कुल बेटा इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा देखने से लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन टफ लग रही होगी ऐसा देखने से कि हम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या है देखो, इसको मैं ऐसे बनाऊं बेटा, इसको मैं बोल दूं वाई, ये वाई है, ठीक है, और इसको मैं बोल रहा हूं एक्स और इसको मैं बोल रहा हूं जेड, ठीक है। तो वायर के पार्ट ऐसे हैं, ये ऐसे आया है ना, एक्स एक्स के समांतर है, पैरेलल है, तो ये पार्ट है ये वाला, ये जो है ना वो ऐसे आ रहा है, ऐसे आया, वाई जेड में आया और ऐसे गया। क्लियर? चलो, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है बेटा। एक एंड इनफाइनाइट पर है और एक एंड पॉइंट के ठीक सामने है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। एक सिरा अनंत पर हो और दूसरा सिरा बिंदु के ठीक सामने हो तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक, इसका भी कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। डायरेक्शन देख लो ना यार आप, ऐसे आ रहा है इसमें, ये ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे गया, तो थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स पॉइंट की तरफ कहां पर आया, नीचे, ठीक है बेटा। नीचे बोले तो माइनस जेड, ऊपर है तो प्लस जेड, नीचे है तो माइनस जेड, बोले तो माइनस के क्या, तो इसको लिख सकता हूं माइनस के क्या। अब उसकी वजह से देखो, ऐसे आया, ऐसे हुआ, ऐसे गया, तो थंब कहां पर, करंट की डायरेक्शन में, थंब कहां पर, करंट की डायरेक्शन में, और पॉइंट ओ कहां पर है, इधर, ये रहा पॉइंट ओ, तो थंब बेटा ये वायर ऐसे है ना, तो थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स पॉइंट की तरफ कर्ल करो, कहां पर आया, नीचे, तो ये भी माइनस के है। क्लियर? अच्छा, इसकी वजह से कितना होगा, ये तो सेमी सर्किल है, आधा वृत्त है, अर्धवृत्त, तो इसकी वजह से होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। डायरेक्शन देखो इसकी कहां पर आ रही है, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे रोटेट किया, अंदर गया, अंदर कौन है, अरे माइनस जेड अंदर नहीं है, माइनस जेड अंदर नहीं है, देखो ये जेड, ये माइनस जेड, ये वाई, ये माइनस वाई, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स अंदर, तो इसको लगाऊंगा माइनस आई कैप। क्या लगाऊंगा इसको, माइनस आई कैप। अब मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं, इन दोनों को ऐड कर लो आप, तो बी नेट, इन दोनों को ऐड करूंगा बेटा, इसको और इसको, तो ये मेरे पास में आ जाएंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर माइनस के कैप, ठीक है। और इसको मैं और ऐड कर लूं, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर माइनस आई कैप, तो ये आ गया मेरे पास में बी नेट। क्लियर? दोनों को ऐड करूंगा, ये रहा मेरा ऑप्शन, दोनों को ऐड करते ही आएगा माइनस म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन आर पाई आई कैप प्लस 2 के कैप। क्लियर बेटा? चले नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में कि स्मॉल आर त्रिज्या के वर्ताकार कक्ष में गति करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है। 1 सेकंड में n चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब तुम्हें आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कौन, n। इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है सर। तो अगर ये आर त्रिज्या के ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना, कौन, एक इलेक्ट्रॉन, तो बेटा करंट कितनी फ्लो होगी इसकी वजह से, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, Q को E और 1 बाई टी को बोल सकता हूं F, तो इसको मैं बोल सकता हूं E इंटू N। I कितनी है मेरे पास में, En। तो मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है, B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, और इसको मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट एन ई अपॉन 2 आर। देखो बेटा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, म्यू नॉट एन ई अपॉन 2 आर, ये रहा मेरे पास में फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कि कोई वर्गाकार लूप है कि आपके पास में कोई स्क्वायर लूप है एबीसीडी जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, इज प्लेस्ड नियर एंड कोप्लेनर विथ अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। कोप्लेनर का मतलब है बेटा इस लूप का और इस वायर का तल प्लेन एक ही है, दोनों सेम प्लेन में है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है कि with a long straight conductor XY carrying current I, the net force on the loop will be। इस लूप पर मुझे कुल बल ज्ञात करना है। हुआ क्या कि इस लूप के पास में एक वायर रखा है, तार रखा है, उस तार से करंट फ्लो हो रही है। अब इस तार से जब करंट फ्लो होगी तो इसकी वजह से यहां पर सराउंडिंग में आसपास के क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस लूप के साइड्स पर क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे। तो मुझे अगला पूछ रहा है कि नेट फोर्स आप बताओ। देखो ऐसा है, इस वायर की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, क्रॉस आएगा। क्रॉस बेटा बोले तो बेटा तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है, ऐसे थंब रख दिया मैंने, ठीक। तो बेटा ये जो साइड्स है ना, ये साइड्स, इन साइड्स पर फोर्स की वैल्यू सेम और डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अगर इसका फोर्स F1 बोलूं मैं, इसका फोर्स F2 बोलूं, तो इन दोनों पर मिलाकर नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। सिर्फ जो फोर्स होगा वो होगा इस पर और इस पर, ठीक है बेटा। कैसे, आओ देखते हैं। इस वायर से कितनी दूर है ये, सर L/2 डिस्टेंस पर है। तो L/2 डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, V1 बोल दूं, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R बोले तो L/2, 2 से 2 गया तो म्यू नॉट I है ना, म्यू नॉट I कैपिटल I है अपॉन पाई L। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां करंट स्मॉल आई फ्लो हो रही है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस AB साइड पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन AB क्या बोलोगे, BIL साइन थीटा, ये तो बोलोगे BIL साइन थीटा। थीटा बेटा 90 है, थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, L और B का। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड तो है अंदर और ये है ऐसे, तो थीटा 90, थीटा हुआ 90 मेरे पास में। तो FAB, B कितना है, म्यू नॉट I, म्यू नॉट I अपॉन पाई L, ठीक, म्यू नॉट I अपॉन पाई L इंटू स्मॉल I इंटू L, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है L, L से L भी कैंसिल आउट हो गया, तो A पर AB पर फोर्स कितना हुआ, म्यू नॉट I अपॉन पाई। क्लियर। इस फोर्स की मैं डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकता हूं, कैसे, दोनों में डायरेक्शन सेम है तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो ये वायर इस लूप को, इस साइड को इधर अट्रैक्ट करेगा, है ना, ठीक है। ऐसे ही मैं यहां पर इस वायर की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D कितना बेटा, ये हो गया यहां से यहां तक L प्लस L/2 कितना हुआ, 3L/2, 3L/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो B आया मेरे पास में म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई L। तो बेटा फोर्स कितना हो जाएगा CD पर, CD पर फोर्स आ गया आपके पास में वही BIL साइन थीटा, थीटा 90 है, तो म्यू नॉट B, म्यू नॉट I 3 पाई L I इंटू L, L से L गया तो CD पर फोर्स आ गया म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई। डायरेक्शन कैसे हो गया बेटा, देखो यहां करंट ऐसे थी, ऐसे गई और करंट ऐसे आई, तो दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपल्सन होगा। तो इसको तो मैं बोल दूं FCD और इसको बोल दूं मैं FAB, है ना। तो नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, नेट फोर्स आ जाएगा मेरे पास में, नेट आएगा मेरे पास में FAB माइनस FCD, तो यह आ गया बेटा मेरे पास में म्यू नॉट I को मैंने ले लिया अपॉन पाई को ले लिया मैंने कॉमन, तो अंदर बचा 1 माइनस 1/3, तो ये हो गया 3 माइनस 1 कितना 2/3, तो म्यू नॉट I
और 2/3 देख लीजिए बेटा कौन सा ऑप्शन आपके पास में आ रहा है, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 3 ये रहा मेरे पास में फोर्थ वाला आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में बेटा, किसी लंबे तार से स्थायी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार को एक फेरे के वर्ताकार लूप में मोड़ने पर इसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। अगर इसी तार को n फेरों की कुंडली में मोड़ दिया जाए तो इसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या किया, एक वायर था उसको सबसे पहले 1 टन की कुंडली में मोड़ा, फिर उसको n टन की कुंडली में मोड़ दिया। तो मुझसे पूछता है कि आप इसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का मान बताओ। आइए बेटा, मान लो कि मेरे पास में की स्टार्टिंग में एक वायर था, उसकी लेंथ है L। अब क्या किया उसने फर्स्ट केस में कि इस वायर को ऐसे मोड़ दिया। मान लो इसकी रेडियस कितनी है R। तो बेटा एक बात तो मुझे पता है कि 2πr होगी किसके बराबर, L के बराबर ही तो होगी। तो R कितनी है, L/2π। क्लियर। केंद्र पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सेंटर पे, B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2R। R कितना है, L/2π। कैंसिल आउट, म्यू नॉट I पाई अपॉन L। आ गया मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट केस का। सेकंड केस में क्या कहता है कि मैंने इसको ऐसे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, स्मॉल n है, रेडियस कितनी है R। एक की कितनी होगी 2π स्मॉल r, और इसको कर दो n से मल्टीप्लाई, ये किसके बराबर होगा, L के बराबर। भाई एक की परिधि, एक की सरकमफ्रेंस कितनी है 2π स्मॉल r, टोटल फेरे कितने हैं, टर्न्स कितने हैं n है, तो 2πr इंटू n किसके बराबर हो गया, L के। तो बेटा R किसके बराबर आ गया, L/2πn। ठीक। आओ अब मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं, नया वाला मैग्नेटिक फील्ड B डैश बोल दो उसको। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, म्यू नॉट I अपॉन 2R, और B डैश इज इक्वल्स टू n म्यू नॉट I अपॉन 2। बेटा R किस के कितना रखूंगा, L/2πn। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई n ऊपर चला गया, तो ये क्या बनेगा, n स्क्वायर म्यू नॉट I पाई अपॉन L। देखो बेटा म्यू नॉट I पाई अपॉन L की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, B लिख सकता हूं। तो B डैश कितना मिला मुझे, n स्क्वायर B। कितना मिला, n स्क्वायर B। कौन सा ऑप्शन है बेटा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो नया मैग्नेटिक फील्ड B डैश कितना हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो पुराने वाला था केस फर्स्ट का जो था, उस केस में जो 1 टन का मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं कह रहा हूं B। तो 1 टन वाले का कितना हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट। तो मेरे पास में फर्स्ट वाला ऑप्शन है, राइट आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है कि 3.57 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला, ठीक है, तीव्रता का एक अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में एक इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूर्णन कर रहा है। E/m का मान मुझे दे रखा है, इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण की आवृत्ति होगी। एक बार इसको इंग्लिश में मैं रीड करता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, दिस इफ द वैल्यू ऑफ E/m इज इक्वल्स टू दिस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब जानते हैं कि बेटा देखो टाइम पीरियड जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 2πm/qb, है ना। तो F का फॉर्मूला होगा qb अपॉन 2πm। क्लियर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, EB अपॉन m इंटू 2π, है ना। E/m की वैल्यू आपको दे रखी कितनी, B आपको दे रखा है बेटा, तो मैं इसको सोल्व कर सकता हूं। देखो E/m की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1 पॉइंट, तो F आ गया आपके पास में 1.76 इंटू 10⁻11 इंटू B की वैल्यू 3.5 इंटू 10⁻2 अपॉन 2π। जब आप F को सोल्व करोगे आपके पास में आंसर आएगा बेटा 1 गीगाहर्ट्ज। क्या आएगा, 1 गीगाहर्ट्ज। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ वाला ऑप्शन है मेरा राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि मेरे पास में एक स्मॉल ए त्रिज्या का एक सीधा लंबा कोई तार है जिसे स्थायी धारा आई प्रवाहित हो रही है, स्टेडी करंट। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इट्स क्रॉस सेक्शनल द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स बी एंड बी डैश एट रेडियल डिस्टेंसेस a by 2 and 2a फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। जैसे बेटा ये वायर है, ठीक है, ये इसकी एक्सिस, इसकी रेडियस a है, मुझे एक तो a by 2 पर और एक मुझे 2a पर इसका रेशियो कैलकुलेट करना है। a by 2 मतलब इनसाइड द वायर, 2a मतलब आउटसाइड द वायर। मुझे b इन और b आउट का रेशियो निकालना है। b इन कौन होगा? म्यू नॉट आई स्मॉल r अपॉन 2 पाई r स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। बेटा स्मॉल r तो मैं कह रहा हूं पॉइंट की डिस्टेंस को, एक्सिस से जो पॉइंट की डिस्टेंस है उसको स्मॉल r बोल रहा हूं, कैपिटल R में रेडियस को बोल रहा हूं। यहां पर मेरे पास में देखो म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल आउट, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, ठीक है। देखो इस स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? a by 2, a by 2। r स्क्वायर कौन है? a स्क्वायर अपॉन में आ गया आपके पास में कौन? 1 अपॉन स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? 2a। ये ऊपर नीचे जाएंगे तो बेटा क्या बना? 2a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर कैंसल आउट हो गया 1:1। तो क्या है मेरे पास में? सेकेंड वाला ऑप्शन। क्लियर? ये हुआ हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि 250 फेरों वाली एक आयताकार कुंडली की लंबाई और चौड़ाई आपको गिवन है, इससे 85 माइक्रो एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है। इस पर 0.85 टेस्ला तीव्रता का एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। तो बल आघूर्ण के विरुद्ध इस कुंडली को 180 डिग्री से घुमाने के लिए आवश्यक कार्य का मान होगा। देखो विरुद्ध घुमाने का मतलब mb cos 0 से cos 180 डिग्री। W इज इक्वल टू m कैसे निकाल सकता हूं? m निकाल सकता हूं बेटा NIA। क्लियर? तो n कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 250। I कितनी है इसकी? I है बेटा 85 माइक्रो। क्लियर? एरिया कितना हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, 2.1 इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ रख दू सीधा ही, इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी कितना है? 85 इंटू 10⁻⁻² बोल दू। कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस कॉस 180 की -1, ये बन गया 2 टाइम्स। तो W इज इक्वल टू 250 इंटू 2 500। क्लियर? 85 इंटू 85 इंटू 2.1 इंटू 1.25 इंटू पावर्स को देख लो बेटा, ये तो हो गया आपके पास में -12 हो गया, -12। इसको आप सोल्व करोगे, W आपके पास में आएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻⁶ और -6 को लिख सकता हूं माइक्रो जूल। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? 4th वाला ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर आपको 3 समांतर तारों की व्यवस्था दिखाई गई। ठीक है बेटा? अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर carrying same current I along the same direction shown in the figure। सेम करंट है, मैग्नीट्यूड सेम है करंट का, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन मिडल वायर बी इज गिवन। देखो बेटा कुछ सीन ऐसा है, देखो यहां पर बी सी और ए की बताओ, ये बी वायर है, ठीक है, करंट कहां पर है? डॉट बोले तो आउटसाइड ऐसे। ये कौन है? ए है, ए में भी करंट ऐसे है। ये कौन है? सी, इसमें भी ऐसे। ठीक है?
अगर करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो अट्रैक्शन होता है, ये तो क्लियर है। मतलब सी वायर बी वायर को अट्रैक्ट करेगा, F4 से बोल दो, F1 से, और ए बी को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F2 से। भाई ए और बी में करंट की डायरेक्शन सेम है तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ए वायर बी वायर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, सी वायर भी बी वायर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब बस F1 और F2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बेटा F1 बोलूंगा मैं म्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है ना, I1 I2 अपॉन 2 पाई R। तो F1 की वैल्यू आ गई म्यू नॉट, I1 I2 बी और सी की करंट सेम है तो I स्क्वायर हो गया अपॉन 2 पाई डी, सेपरेशन कितनी है डी, इतनी वैल्यू किसकी आएगी, F2 की आएगी, म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी। F1 और F2 की वैल्यू सेम, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है। देखो ऐसे ये, ठीक है। तो F1 और F2 का नेट कितना आएगा, F1 और F2 दोनों इक्वल है, F बोल दूं तो F नेट कितना आ जाएगा मेरे पास में, √2F आ जाएगा, और √2F बोले तो म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन √2 पाई डी आ जाएगा, F नेट। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन √2 पाई डी, थर्ड वाला ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि a metallic rod of mass per unit length 0.5 kg meter inverse is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle 30 degree with the horizontal. The rod is not allowed to slide down by flowing a current through it when a magnetic field of induction 0.25 Tesla is acting on it in the vertical direction. The current flowing in the rod to keep it stationary is. बेटा क्या कहता है क्वेश्चन कि हमारे पास में मास पर यूनिट लेंथ प्रति इकाई लंबाई द्रव्यमान जिसकी वैल्यू कितनी है 0.5 kg मीटर इनवर्स, मुझे m/l क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है बेटा, और ये कितना है 0.5 kg मीटर इनवर्स। कहता है कि इसको मैंने किसी इंक्लाइन प्लेन आने तल पर जो क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री पर बना रहा है, उस पर रखा है। इस छड़ को विद्युत धारा प्रवाहित करवाकर सरकने नहीं दिया जाता है। इस पर 0.25 टेस्ला का एक चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है, वो कहां पर, ऊर्ध्वाधर दिशा में। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। तो बेटा क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे पास में एक इंक्लाइन प्लेन है, नत्तल है, कोण कितना है 30 डिग्री, इस पर रखी है एक हॉरिजॉन्टल रोड छड़, ठीक है। देखो ऐसा ये क्वेश्चन है, ये इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर एक छड़ रखी है ऐसे रोड, ठीक है बेटा। तो मुझे पता है कि ये रोड कहां पर जाएगी, नीचे जाएगी। क्यों जाएगी उसका रीजन सुनो। इसका mg कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊर्ध्वाधर नीचे। ये एंगल 30 है तो ये भी 30, तो ये हो गया mg cos 30 और ये हो गया mg sin 30 और ये इस पर नॉर्मल। क्लियर। तो देखो n तो किससे बैलेंस हो गया, इधर दिख रहा है आपको n और mg cos 30। अभी ये एक mg sin 30 है जिसकी वजह से कहां पर आ रही है, ये नीचे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इस छड़ को विद्युत धारा प्रवाहित करवाकर नीचे सरकने नहीं दिया जाता और यहां पर 0.25 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रखा है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है बेटा, ऊपर की ओर। अब इस छड़ से करंट फ्लो करवाई। अब तुम लॉजिकली सोचना बात को, इस छड़ से क्या हुआ, करंट फ्लो करवाई, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा ऊपर की तरफ। देखो अगर यार ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, इससे आप करंट पास नहीं करवाते हो तो ये स्टेशनर नहीं रहती, ये mg sin थीटा की वजह से खिसक कहां आ जाती, नीचे आ जाती। तो अब सिचुएशन ऐसी है, देखो ये छड़ जो है वो ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे रखी है, ठीक है बेटा। mg sin 30 कहां लग रहा है, नीचे, इससे करंट फ्लो हो रही है। अब करंट फ्लो होगी तो हम सब जानते हैं किसी भी कंडक्टर से, चालक से आप करंट फ्लो करवा रहे हो, या मैं ऐसे बोल दूं कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, F वेक्टर इज गोस टू I L क्रॉस B।
क्लियर। और बेटा ये एफ, एल और बी तीनों एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, आओ देखो एल और बी तो परपेंडिकुलर है, ये तो दिख रहा है। ये लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, ऊपर, ये लेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में तो पहले से कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा आपके पास में बी आई एल। और ये जो फोर्स है ना, फोर्स बी एल और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। फोर्स भी जो है वो एल और बी दोनों के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब मैं इस फोर्स के डायरेक्शन देख रहा हूं, देखो कैसे, ये जो आपकी रोड है वो ऐसे रखी है, ठीक है बेटा। अब इसमें मैं करंट कैसे फ्लो करवा सकता हूं, ऐसे या ऐसे, दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इसमें करंट ऐसे फ्लो करवाता हूं, मान लो ऐसे, तो देखो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, एल क्रॉस बी। तो ये ऐसे अंदर से बाहर आ रही है करंट ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, ऊपर, तो फोर्स आ गया इधर। जो फोर्स है ना बिल, वो कहां पर आ गया, इस साइड में। तो देखो यार ये इंक्लाइन प्लेन है, जो बिल है बी आई एल वो इस साइड में आ गया, तो उसका एक कंपोनेंट इधर ही आ जाएगा नीचे की तरफ, और इधर तो ऑलरेडी लग रहा है यार mg sin 30। तो मैग्नेटिक फोर्स का एक कंपोनेंट इधर भी आ गया, और पहले से एक mg sin 30 लग रहा है, ये रुकने वाली नहीं है। इसका मतलब फोर्स इस साइड में तो नहीं होना चाहिए। अगर मैं करंट ऐसे फ्लो करवाऊं बाहर से अंदर की ओर, तो एल क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, मैग्नेटिक फोर्स किस साइड में आया, इस साइड में आया, तो मुझे करंट की डायरेक्शन कैसे रखनी पड़ेगी, बाहर से अंदर की ओर। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आएगा ऐसे हॉरिजॉन्टली। बेटा ये इंक्लाइन द प्लेन नहीं आएगा, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग नहीं आने वाला है, ये आएगा हॉरिजॉन्टली, बी आई एल। ये एंगल 30, तो ये एंगल भी 30। इसका इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, इधर आएगा बी आई एल cos 30, और इसका इधर कौन आएगा, बी आई एल sin 30। इस साइड में कौन आएगा, बी आई एल sin 30। अगर ये स्टेशनरी है तो एफ नेट 0, इक्विलिब्रियम में है ना, एफ नेट 0, और एफ नेट 0 मतलब बिल cos 30 किसके इक्वल होना चाहिए, mg sin 30 के। तो बिल cos 30 शुड बी इक्वल्स टू mg sin 30। ठीक है बेटा, sin 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, मुझे I की वैल्यू निकालनी है ना, I की वैल्यू, तो I कितना आ जाएगा, mg sin 30 अपॉन एल बी cos 30। ये ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि m/l की वैल्यू मुझे दे रखी है। चले तो बेटा I इज इक्वल्स टू m/l की वैल्यू 0.5 इंटू जी की वैल्यू में अप्रोक्स एक बार 10 ले रहा हूं, ठीक है। sin 30 अपॉन cos 30 tan 30, और tan 30 कितना होता है 1/√3, 1.73। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.25 टेस्ला। तो I की वैल्यू आपके पास में निकल कर आ जाएगी 11.32 एम्पियर। कितनी आ जाएगी बेटा, 11.32 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन हुआ हमारे पास में, सेकंड वाला ऑप्शन हुआ। क्लियर बेटा, तो ये हुआ हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम बात करते हैं, त्रिज्या r के किसी बेलनाकार चालक से कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र B के परिमाण तथा चालक के केंद्र से दूरी D के बीच ग्राफ का सही निरूपण निम्नलिखित में से किस आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। देखो बेटा हमें पता है कि जो सॉलिड कंडक्टर है, जो चालक है ठोस, उसके जो एक्सिस है, उस एक्सिस से जो पॉइंट की डिस्टेंस है जिसको मैं स्मॉल r कहता हूं। अगर मैं अंदर की बात करूं तो अंदर तो बी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, और आउटसाइड जो होगा बी आउटसाइड बाहर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। तो मेरे पास में कौन सा ग्राफ आना चाहिए, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनसाइड इसके अंदर अंदर तो ग्राफ होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, और
बाहर होना चाहिए ये वाला, तो मेरे पास में कौन सा ऑप्शन आता है बेटा, फर्स्ट वाला ऑप्शन निकल कर आता है। ठीक है, नेक्स्ट 13 क्या कहता है कि एक आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु, आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल, दोनों का संवेग मोमेंटम सेम है किसी नियत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बेटा, एंटर कर रहे हैं, कैसे एंटर कर रहे हैं, बोल रहा है लंबवत परपेंडिकुलर, इनके पथों की त्रिज्याओं का अनुपात RS और R अल्फा होगा। देखो यार, मुझे ऐसा पता है कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसका पाथ हो जाता है सर्कुलर, और सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होती है ना R इक्वल्स टू होती है mv अपॉन QB। ठीक है, और mv को मैं लिख सकता हूं P अपॉन QB। देखो मोमेंटम दोनों का सेम है, B सेम, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया Q। सीधी बात, मुझे किस किस का रेशियो पूछ रहा है, हाइड्रोजन और अल्फा का ना, तो R हाइड्रोजन R अल्फा इज इक्वल्स टू Q अल्फा Q हाइड्रोजन। अल्फा का कितना होगा 2e और इसका कितना E, तो रेशियो आ गया 2:1। ये रहा हमारे पास में थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन भी नीट ने पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि एक मेरे पास में 50 सेंटीमीटर लंबी कोई परिनालिका है, सोलेनोइड है, जिसमें नंबर ऑफ टन्स कितने हैं 100। तो बेटा नंबर ऑफ टन्स आपको दे रखे हैं कितने 100, इसकी लेंथ दे रखी है आपको वो 50 सेंटीमीटर दे रखी है, मीटर में कन्वर्ट कर लो इसको आप। ठीक है, इससे 2.5 एम्पियर की धारा, तो आई की वैल्यू दे रखी है आपको 2.5 एम्पियर। इस परिनालिका के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, परिनालिका के केंद्र पे B बराबर म्यू नॉट स्मॉल एन आई, ये इसको ऐसे लिख सकता हूं म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन एल। म्यू नॉट की वैल्यू बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टन्स कितने हैं 100, आई की वैल्यू 2.5 अपॉन लेंथ कितनी है इसकी 50 सेंटीमीटर। क्लियर, ये लो 2 और यहां पर आ गया आपके पास में 5, 2.5 इंटू 2 5 4 जा 20 पाई इंटू ये -7 है और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻5 बन गया। क्लियर, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 पाई इंटू 10⁻⁻4 और 2 पाई बोले तो 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये रहा हमारे पास में थर्ड वाला ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। वही वापस क्वेश्चन रिपीट होता है कि एक आर त्रिज्या की मोटी धारावाहिक केबल में आई धारा इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर एक समान रूप से वितरित है। केबल के कारण चुंबकीय क्षेत्र Br का परिवर्तन केबल की एक्स से R दूरी के सापेक्ष प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए बेटा, हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर जो है ना, अंदर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के। तो कौन सा वाला ग्राफ, सेकंड वाला ग्राफ। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, दिखाए गए अनंत लंबाई के चालक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक, चालक के समांतर एक इलेक्ट्रॉन 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। एक क्षण पर इलेक्ट्रॉन तथा चालक के बीच की लंबवत दूरी 20 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब यह है कि मेरे पास में एक कंडक्टर है, इससे 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पीयर की, और इससे कितनी दूर, इस वायर से कितनी दूर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन 10⁻5 मीटर पर सेकंड वेग से, वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है सर, उस क्षण पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल की परिमाण की गणना कीजिए। यह कह रहा है कि इस इंस्टेंट पर इस इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कीजिए। बेटा मैग्नीट्यूड कितना होगा, F इक्वल्स टू QVB sin थीटा, ये होता है। तो F इक्वल्स टू
थीटा किस किस के बीच में, V और B के बीच में। चलो B के डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, देखो वायर ऐसे, तो थंब करंट के डायरेक्शन में और फिंगर्स कहां, पॉइंट की तरफ। अपनी हैंड को रोटेट करो, पाम्स फिंगर्स को रोटेट करो, कहां पर आ रहा है, बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, बाहर। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, तो एंगल कितना हुआ V और B के बीच का, 90 डिग्री। तो थीटा 90 है। तो मैं इसको लिखूंगा Q किस गया, EVB। तो F इज इक्वल टू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसकी वैल्यू 10⁻5। अच्छा, अब मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, B की। B कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। B इज इक्वल टू μ0I/2πr। वायर से r डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0I/2πr। तो B इज इक्वल टू 4π -7, I की वैल्यू कितनी है 5/2π और R की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। पाई से पाई 2 2 जा 4, ये इससे 10 टाइम्स कट गया, तो 10⁻⁻1 बचा। ऊपर 5 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला आ गया आपके पास में। 5 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला आ गया। तो अब मैं इस B की वैल्यू रख देता हूं यहां पर, B की वैल्यू रख देता हूं। तो B की वैल्यू रखता हूं मैं 5 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक है, तो देखो आप -6 और -19 हो गया, माइनस का 25 और ये प्लस का 20 बचा है यहां पर। ठीक है, और इसको मैं बोलता हूं 8 इंटू 10⁻20 न्यूटन। तो 8 इंटू 10⁻20 न्यूटन कौन सा ऑप्शन है बेटा, थर्ड वाला ऑप्शन है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8 इंटू 10⁻20 न्यूटन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, गुणनफल इन द प्रोडक्ट F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। QV क्रॉस B for Q is equals to 1 and V is equals to 2I cap plus 4J cap plus 6K cap and F is equals to 4I cap minus 20J cap plus 12K cap. What will be the complete expression for B? B का जो संपूर्ण व्यंजक है वो क्या होगा। दो बेटा, अगला क्या कहता है मुझे, F वेक्टर इज इक्वल्स टू QV क्रॉस B। और ये तो हम जानते भी है ना कि मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से कोई अगर पार्टिकल चल रहा है, एंटर करता है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, QV क्रॉस B। ठीक है, तो F की वैल्यू मुझे कितनी देर की है बेटा, यहां पर 4I कैप माइनस 20J कैप प्लस 12K कैप इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू 1, V 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 6K कैप क्रॉस B का बोल रहा है BI कैप प्लस BJ कैप प्लस B0K कैप, ऐसा ही बोल रहा है। यहां पर मैं V क्रॉस B कर लूं क्या, IJK प्लस माइनस प्लस V क्रॉस B कर रहा हूं, तो पहले V की टर्म्स लिखता हूं 2 4 6 और यह है B और B0। सबसे पहले बेटा I कैप लिया तो 4B0 माइनस 6B माइनस J कैप, यह हो गया 2B0 माइनस 6B, 2B0 यह हो गया हमारे पास में माइनस का J कैप, यह हो गया 2B0 माइनस 6B प्लस का K कैप और ये हो गया हमारे पास में 2B
-4b तो माइनस का 2b, ये लो। क्लियर? तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ये निकल कर आया। तो इसको मैं सीधा लिख दूं ऐसे, 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 20k कैप इज इक्वल टू i कैप 4b0 माइनस 6b माइनस j कैप 2b0 माइनस 6b और माइनस का 2bk कैप, माइनस का 2bk कैप। अब एक काम करो यार, आप तो कंपेयर कर लो इसको, आप तो इसको कंपेयर कर लो। अगर मैं कंपेयर करता हूं इसको, तो एक काम करता हूं, के कैप का कोफिशिएंट कितना है 12 और यहां पर के कैप का कोफिशिएंट कितना है -2b। तो यहां के कैप का है 12 और यहां पर है -2b, तो 12 इज इक्वल टू -2b। तो बेटा b की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास में -6। b की वैल्यू कितनी आ गई? -6 आ गई। ऐसे ही आप i कैप के कोफिशिएंट से कंपैरिजन कर सकते हैं। 4b0 -6b और b की वैल्यू कितनी निकाली आपने? -6, तो माइनस कितना हुआ? +36। i कैप का कोफिशिएंट कितना है? 4, तो बेटा b0 की वैल्यू आ गई आपके पास में, ये इधर जाएगा तो -32 माइनस का 8, b0 की वैल्यू आ गई आपके पास में -8। तो अब आराम से इजीली इसका एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। देखो कैसे, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है bi कैप प्लस bj कैप, तो b की वैल्यू कितनी है? -6, तो -6i कैप -6j कैप और प्लस b0 कितना है बेटा? -8, तो -8k कैप। तो कौन सा ऑप्शन हुआ हमारे पास में बेटा? फर्स्ट वाला, -6i कैप -6j कैप -8k कैप। क्लियर है? क्या कहता है क्वेश्चन कि 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाली किसी लंबी परिनालिका में प्रति मिलीमीटर 100 घेरे हैं। यदि परिनालिका में 1 मीटर की धारा प्रवाहित होती है तो परिनालिका के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य का मान होगा कि एक आपके पास में सोलेनॉइड है और उसकी रेडियस आपको 1 मिलीमीटर बोल रहा है, 100 टन्स पर मिलीमीटर, इसका मतलब स्मॉल n आपको गिवन है 100 टन्स पर मिलीमीटर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? μ0 स्मॉल ni, b इज इक्वल टू μ0 कितना है बेटा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और ये हुआ आपके पास में 100/100 -3 और i की वैल्यू बेटा 1 एम्पियर, 1 ये हो गया। ठीक है, तो ऊपर जाओगे तो आपके पास में आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻3 5 -2 टेस्ला। क्लियर? तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला, तो 4 पाई को मैं बोले तो 12.56 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। आ गया हमारा आंसर फर्स्ट वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं बेटा, बड़े ध्यान से इन स्टेटमेंट को पढ़िएगा कि पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि बायो-सावर्ट का जो नियम है, बायो-सावर्ट लॉ जो है, वो हमें केवल किसी धारावाहिक चालक के अत्यंत सूक्ष्म धारा अवयव आइडियल के चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य का व्यंजक प्रदान करता है। क्या कहता है कि बायो-सावर्ट लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल फॉर ए करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली। बिल्कुल सही बात है। हम बायो-सावर्ट लॉ को जब यूज करते हैं तो हम एक सबसे पहले एक एलिमेंट अज्यूम करते हैं, उस एलिमेंट की कैलकुलेशन हम करते हैं और उसके बाद में हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। याद होगा आपको। तो बिल्कुल स्टेटमेंट में है वो बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या कहता है कि बायो-सावर्ट का नियम आवेश क्यू के कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के अनुरूप है, जिसमें पहला एक अदिश स्रोत आइडियल द्वारा उत्पन्न क्षेत्र से संबंधित है, जबकि बाद वाला सदिश स्रोत क्यू द्वारा उत्पन्न क्षेत्र से संबंधित है। बिल्कुल गलत है बेटा। जो बायो-सावर्ट में का नियम है आवेश क्यू के कूलॉम के व्युत्क्रम के नियम का अनुरूप है, जिसमें पहला वाला अदिश स्रोत आइडियल नहीं बेटा, आइडियल है वो वेक्टर सोर्स है, सदिश स्रोत है, और जो क्यू है वो तुम्हारा अदिश है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत हुआ।
देखिए कौन सा ऑप्शन है, कथन 1 सही और कथन 2 गलत। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, तो मेरे पास में ऑप्शन आता है बेटा सेकंड वाला। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार वर्ताकार अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी लंबे व सीधे तार जिसमें एक स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, इस तार के आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन है। आप याद कीजिए, ऐसे 2 बार क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, वही सेम क्वेश्चन है आपके पास में। तो सेम टाइप का क्वेश्चन आपके पास में 3 बार आ चुका है। हमें पता है बेटा कि अंदर तो है ना, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये लीनियर है, रेखीय है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और बाहर जो है ना, बाहर बी आउट के साथ में निर्भरता कैसी होगी, 1/r वाली होगी, मतलब बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा तो मैं सबसे पहले ऑप्शन 1 को पढ़ता हूं। तार की सीमा तक दूरी के फलन के रूप में सरल रेखीय रूप से बढ़ता है, इसके बाद में तार के बाहरी क्षेत्र में सरल रेखीय रूप से घटता है। नहीं बेटा, गलत ऑप्शन। क्या कह रहे हैं कि तार की सीमा तक दूरी r के फलन के रूप में सरल रेखीय रूप से बढ़ता है, इसके बाद में तार के बाह्य क्षेत्र में 1/r निर्भरता के साथ में घटता है। बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, सेकंड वाला ऑप्शन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21। 1000 फेरों वाली अच्छी तरह से कसी हुई एक कुंडली की औसत त्रिज्या 62.8 सेंटीमीटर है। यदि कुंडली के तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग होगा। बोल रहा है कि क्लोजली पैक्ड कॉइल है जिसमें 100 टर्न्स है, उसकी रेडियस आपको दे रखी है, उसमें करंट है वो 1 एम्पीयर है। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी, बेटा कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0 Ni/2r। n कौन है, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो b इज इक्वल्स टू μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 1000। और बेटा I की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 1/2r। r की वैल्यू 62.8 इंटू -2, ये हो गया आपके पास में 2 टाइम्स। तो बेटा ये आपके पास में आएगा, देखो 10⁻³ है, ये ऊपर गया तो 10⁻⁵, तो ऊपर तो बचा 10⁻⁻2 इंटू यहां पर ये 2 पाई हो गया 6, ये 10 टाइम्स गया तो 1/10, ये हो गया आपके पास में 10⁻³ टेस्ला। इसको मैं 2 पाई को से कट करता हूं तो यह आया 10, ठीक है। तो आपके पास में आ गया 10⁻³ टेस्ला। तो 10⁻³ कौन सा ऑप्शन है बेटा हमारे पास में, सेकंड वाला ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कि किसी अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की आकृति क्या होगी। अगर मेरे पास में कोई वायर है, उससे करंट फ्लो हो रही है I, तो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल मैं थंब को रखूंगा करंट की डायरेक्शन में, मेरी फिंगर्स को मैं कर्ल करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सर्कुलर। तो कौन सा है, ये रहा, S है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास में सर्कुलर, वृत्ताकार, 4th है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि आपके पास में क्या 100 सेंटीमीटर त्रिज्या रेडियस की कोई सर्कुलर लूप है जिसमें √2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है कि x पर लूप के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। बेटा जैसे ये क्वेश्चन है कि आपके पास में कोई सर्कुलर कॉइल है, करंट फ्लो हो रही है I, इसकी मान लो रेडियस स्मॉल r है, इसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट है, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, x दूरी पर। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0 Ni/2/2 r² प्लस x² की पावर 3/2, ठीक है। r रेडियस है, x पॉइंट की डिस्टेंस है। रेडियस आपको 100 सेंटीमीटर बोल रहा है, मतलब 1 मीटर बोल रहा है, तो μ0 को लिख सकता हूं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। n कितना है 1, I की वैल्यू कितनी है √2, r का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1/2,
आर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स भी कितना है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, 2 की पावर 3/2 कितना हुआ 2√2, 2√2, √2 से √2 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट, या है आपके पास में पाई इंटू 10⁻⁻7, बोले तो 3.14 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, तो 3.14 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, ये रहा मेरे पास में थर्ड वाला ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 कि दो बहुत लंबे लॉन्ग सरल रेखी स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ए और बी एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं। दोनों में जो करंट है वो बोल रहा है 5 एंपियर और 10 एंपियर धारा है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन टू कंडक्टर्स इज सेम, दोनों में धारा की दिशा भी समान है। ये क्वेश्चन, ये ए और ये दूसरा कंडक्टर बी, करंट की डायरेक्शन सेम है कितनी 5 एंपियर और 10 एंपियर, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है बेटा, जिसको मैं डी कहता हूं वो है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो चालकों के बीच प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल का मान होगा, प्रति इकाई लंबाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बेटा, और I1 I2 5 इंटू 10 कितना हुआ 50 अपॉन 2 पाई, और डी की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻1 हो गया, ये हुआ 2, और मेरे पास में 50 और 2 कितना हुआ 100, मतलब 10⁻⁻5 तो पहले से ही हो रहा है, तो ये हो गया 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर। फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, फोर्स होता तो यूनिट क्या होती न्यूटन होता, लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो न्यूटन पर मीटर, तो ये हो गया 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर। दूसरी चीज, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, मतलब ये वाला वायर इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला वायर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो 1 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर, और आकर्षण कौन सा ऑप्शन है बेटा फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, क्या कहता है कि मेरे पास में L लंबाई के एक तार में I धारा धनात्मक अक्ष के अनुदिश प्रवाहित हो रही है, ठीक है बेटा, तो वायर है कैरिंग करंट I along the positive x axis has length L, it is kept in magnetic field 2I cap plus 3J cap minus 4K cap Tesla, the magnitude of magnetic force acting on the wire is। तो बेटा देखिए फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है बेटा I L क्रॉस B, तो इसको मैं लिखूंगा F इक्वल्स टू I, और x x के अनुदिश रखा तो Li कैप क्रॉस B कितना है, B है आपके पास में 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप, ये है, तो F वेक्टर इज इक्वल्स टू I L, I का I के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट 0 हुआ, और I क्रॉस J कितना हुआ 3K कैप, फिर माइनस, और I क्रॉस K कितना हुआ, I क्रॉस हुआ माइनस का J तो प्लस का चार्ज। मैग्नीट्यूड निकालना है ना इसका, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आएगा आपके पास में I L, और इसका 3K कैप और 4J का मैग्नीट्यूड 9 प्लस 16 5 हुआ, तो 5IL, सेकेंड वाला ऑप्शन कितना है बेटा 5IL। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कि मुझे एक डायग्राम में बोलता है कि एक लंबे चालक तार को A से B तक अर्धवर्ताकार आकार में मोड़ा गया है, नियत धारा विन्यास के लिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। देखो बेटा पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड किस किस की वजह से होगा और कितना होगा, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, नेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस वायर की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इसको B1 बोल रहा हूं मैं एक बार, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई
आर, डिस्टेंस कितनी है आर। डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, थंब करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स पॉइंट की तरफ, रोटेट करो, कहां गया अंदर, बोले तो क्रॉस। ठीक है, इसकी वजह से भी डायरेक्शन कैसे आएगी, तो क्रॉस ही। तो इसकी वजह से B2 भी कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, और डायरेक्शन क्रॉस। इस सेमी सर्कुलर की वजह से कितनी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और डायरेक्शन कैसी है, डॉट, है ना। मेरी फिंगर्स को रोटेट करूंगा करंट के डायरेक्शन में, तो थंब किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, डॉट। तो बी नेट कितना आ गया, बी नेट आ गया आपके पास में म्यू नॉट आई अपॉन 4r माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2r, 2πr, और डायरेक्शन इसकी डॉट। तो B वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r को मैं ले लेता हूं बाहर, तो यहां बना 1 माइनस 2 अपॉन पाई, और डायरेक्शन डॉट। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r 1 माइनस 2 पाई डॉट बोले तो प्लेन के लंबवत बाहर की ओर, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटसाइड। तो कौन सा ऑप्शन है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r 1 माइनस 2 पाई डॉट बोले तो पेज से बाहर की ओर, सेकेंड वाला ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या कहता है कि 2 मीटर लंबाई तथा 250 ग्राम द्रव्यमान का एक तार 0.7 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज अवस्था में है, तो तार में बहने वाली धारा क्या होगी। तो बेटा ऐसा है कि ये तार है, ठीक, इससे मान लो आई करंट फ्लो हो रही है, मुझे वो करंट की वैल्यू बतानी है ताकि ये किसमें रहे, क्षैतिज अवस्था में, हॉरिजॉन्टल स्टेट में। इसका mg कहां लगेगा, नीचे, इस वायर का mg कहां लगेगा, नीचे। तो इस mg की वजह से आना चाहेगा ये नीचे, लेकिन मुझे इसमें करंट कुछ इस हिसाब से फ्लो करवानी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर जो फोर्स है वो कहां पर आ जाए, ऊपर आ जाए। तो करंट फ्लो करवाई मैंने ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो देखो L क्रॉस B, मैग्नेटिक फोर्स कहां पर आ रहा है, ऊपर की ओर, है ना। तो करंट इसमें आई, तो मैग्नेटिक फोर्स बिल साइन थीटा आना चाहिए ऊपर की ओर। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, L और B का। L ऐसे, B अंदर, थीटा कितना 90, साइन 90। तो mg शुड बी इक्वल्स टू बिल, तो I इज इक्वल्स टू mg अपॉन BL। m कितना है 250 ग्राम, g की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं, b की वैल्यू 0.7, तो 7 इंटू 10⁻⁻1 लिख रहा हूं, और लेंथ कितनी इसकी 2 मीटर है। ठीक है बेटा, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये हुआ आपके पास में 10⁻2, तो ये बना आपके पास में 2, तो माइनस का 1 तो वैसे ही है, 10⁻2 10⁻−1 बचा, तो ये हुआ 25 अपॉन 14, तो ये होगा आपके पास में 1.75 एम्पियर। कितना आएगा, 1.75 एम्पियर। ये लो, तो करंट की वैल्यू आपके पास में आई है 1.75 एम्पियर। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की कसकर लिपटी 100 फेरों वाली एक कुंडली में प्रवाहित धारा 7 एम्पियर है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है, दिया है कि निर्वात की चुंबकशीलता 4 × 10⁻⁷ SI मात्रक में। मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है कहां पर, उसके सेंटर पे, केंद्र पे, कॉइल के सेंटर पे, रेडियस इसकी r है, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा केंद्र पे होगा म्यू नॉट NI अपॉन 2r। बेटा म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ ये तो दी हुई है, वरना तो हमें वैसे भी पता है कि इसकी वैल्यू इतनी होती है।
नंबर ऑफ टन्स कितने हैं 100, आई की वैल्यू कितनी है 7 एम्पियर अपॉन 2 और आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻1। चलें बेटा 2 2 जा 4, अच्छा ये हो गया आपके पास में 14 पाई इंटू देखो 10⁻⁻5, तो ये हुआ 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक, इसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं। 14 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, तो 659 43.96 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो मैं इसको लिख रहा हूं 44 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। 44, तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं 4.4 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला, बोले तो 4.4 मिली टेस्ला। कौन सा ऑप्शन है बेटा, फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास में 4.4 मिली टेस्ला। क्लियर, तो ये हमने 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो हमारे पास में जो टोटल है बेटा वो 28 क्वेश्चंस 2013 से लेकर 2024 तक इस टॉपिक से पूछे गए हैं। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं आपको क्लियर हुए होंगे। और ये जो पीवाईक्यू की जो सीरीज है जिसमें आपको फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके 2013 से लेकर 2024 तक क्वेश्चंस आए हैं, उनके सबके आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिले हैं। यहां से आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इन वीडियोस को अच्छे से देखें, इन पर वर्कआउट करें। थैंक यू सो मच।